नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में स्वागत है आपका। पिछले 2 दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बीच में एक लंबा गैप हो गया था वो ना हो और डेली बेसिस पे या हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस तो हम आप लोगों के लिए ला ही लाएं। रिलेशनशिप से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिनायल ऑफ मैरिज मतलब विवाह का निषेध अगर कुंडली में हो रहा हो, आसान भाषा में अगर इसको बोलें तो कभी कभी जातक ऐसी समस्या लेके आते हैं कि कई वर्षों से वो विवाह करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उनके पेरेंट्स भी आते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से शादी हो ही नहीं रही है। एक होता है शादी होकर समस्या होना, शादी में समस्या आना, तलाक हो जाना या और भी जितने अन्य तरह की परेशानियां हैं मैरिड लाइफ से रिलेटेड, वो लोग फेस करते हैं। मगर अगर शादी हो ही नहीं रही है तो उसको कुंडली में डिनायल ऑफ मैरिज माना जाता है। अगर कोई शादी में डिले से रिलेटेड इशू लेके आ रहा है और आप उसको ये बोल देते हैं कि आपके भाग्य में शादी नहीं है, आपकी कुंडली में शादी नहीं दिखती है, तो अर्थ का अनर्थ भी आपकी प्रेडिक्शन में हो सकता है। तो बड़ी बेसिक सी जानकारी हमने एक पहले वीडियो में बताया हुआ है कि किस भाव से अ, जीवन के किस पक्ष को देखा जाता है। 7वां भाव शादी का होता है, तो 7th हाउस और 7th लॉर्ड का इस पूरे प्रिडिक्शन में मेन रोल है। पुरुषों की कुंडली में शुक्र जो है वो विवाह सुख का कारक होता है और महिलाओं की कुंडली में जुपिटर पति का कारक होता है। अब अगर 7वें भाव या उसके स्वामी को भारी कष्ट प्राप्त हो रहा हो, जैसे क्या, 7वें भाव जो है वो शनि, राहु, केतु, मंगल या सूर्य से ग्रस्त हो और उसको बचाने के लिए कोई भी शुभ दृष्टि ना हो, तो ये 7वें भाव को 7वें लॉर्ड को, 7th लॉर्ड को कष्ट दे रहा है। 7वें भाव का स्वामी अगर 6, 8 या 12वें भाव में चला जाए और खास करके नीच राशि में या शत्रु राशि में हो। अच्छा, 7वें भाव का स्वामी मान लीजिए केतु के साथ संयोजन में चला जाए, केतु संबंधों में विच्छेद देता है या केतु से दृष्ट हो, तब भी व्यक्ति को विवाह में रुचि कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। शुक्र या गुरु, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ द जातक, अगर जातक मेल है तो शुक्र को देख लेंगे, फीमेल है तो गुरु को देख लेंगे। तो शुक्र या गुरु बहुत ज्यादा कमजोर हो, मान लीजिए अस्त हो जाए या नीच के हो जाए या पाप ग्रहों से घिर जाए, तो भी डिनायल ऑफ मैरिज की तरफ। अच्छा, ये सभी जो योग बताए हैं, ये जो जितने नियम बताए हैं, इनमें से ज्यादातर नियम अप्लाई होने चाहिए। हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि किसी एक सूत्र को मानकर, किसी एक योग को मानकर प्रिडिक्शन नहीं की जानी चाहिए। तो हमने ये समझ लिया कि 7वें भाव को किस प्रकार के कष्ट होने से डिनायल ऑफ मैरिज की तरफ कुंडली जाती है। अब एक नियम और है, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैं बात करूंगा। लग्न और 7वें भाव अगर दोनों ही कष्टग्रस्त हो जाए, मान लीजिए लग्न में शनि, लग्न में शनि, राहु, केतु उपस्थित हो जाए, प्लस 7वां भाव भी पापदृष्ट हो जाए या शत्रु राशि में चला जाए, मतलब दोनों चीजें एक साथ हो जाए, तो भी जीवन में विवाह की संभावना कम हो जाती है। लग्नेश और सप्तमेश यानी असेंडेंट और 7th लॉर्ड आपस में कोई संबंध ना हो रहा हो, अगर लग्नेश और 7th लॉर्ड का आपस में संबंध होता है तो बाकी योग जो शादी के अगेंस्ट जा रहे हैं उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन मिलती है। अगर ये संबंध ना हो तो भी समस्या है, या अगर इन दोनों का संबंध 6ठे या 8वें भाव से हो जाए तो भी शादी होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। हमने भाव समझ लिए उन भावों के स्वामियों को समझ लिया। अब शुक्र और गुरु ग्रह, ये 2 ग्रह होते हैं जो मैरिज की ओर संकेत करते हैं। इन 2 ग्रहों को भी फटाफट देख लेते हैं। पुरुषों की कुंडली में शुक्र अगर नीच का हो जाए, मतलब कन्या राशि में चला जाए या राहु केतु के साथ चला जाए, तो हो सकता है कि रोमांस लाइफ में प्रेजेंट है लेकिन शादी के लिए दिशा नहीं मिल रही है। स्त्रियों की कुंडली में, महिलाओं की कुंडली में अगर गुरु नीच का हो जाए, मकर राशि में चला जाए और ये सेम राहु केतु से ग्रस्त हो जाए, तो कई बार चॉइसेस गलत हो जाती हैं, गलत व्यक्ति का चयन हो जाता है और शादी फ्रुक्टिफाई नहीं होती है, शादी नहीं हो पाती है। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग
कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है। कई लोगों की कुंडलियों में संन्यास या अध्यात्म बहुत प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है। अगर कुंडली में मान लीजिए 4 या उससे ज्यादा ग्रह 12वें भाव में चले जाए, 8वें चले जाए या 9वें में चले जाए, जो कि धर्म का कारक भाव है, तो भी व्यक्ति में विरक्ति की भावना आ जाती है और वो वैराग्य की ओर ज्यादा झुक जाता है। केतु लग्न में चला जाए, जैसे कि मैंने बताया, केतु भी स्पिरिचुअलिटी और विच्छेद को दिखाता है। वो लग्न में चला जाए या 7वें भाव में हो, ठीक है, मतलब लग्न को देख रहा हो और 7वें भाव में बैठ के मैरिज वाले भाव को भी इम्पैक्ट कर रहा हो, है ना, और गुरु 12वें भाव में चला जाए, तो भी आध्यात्मिकता से रिलेटेड सोच आ जाती है। अब एक लास्ट टॉपिक मैं कवर कर दूं विवेक जी, सॉरी आपको मैं वेट करवा रहा हूं, बस इसके बाद मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। कुछ युतियां ऐसी होती हैं या कुछ ग्रहों का कुछ भावों में बैठने से भी एक मैरिज की पॉसिबिलिटी न्यूनतम हो जाती है। जैसे केतु प्लस शुक्र, केतु और शुक्र, या केतु और सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ 7वें भाव का स्वामी, अगर इन दोनों की युति हो जाती है तो वैराग्य की फीलिंग उत्पन्न हो जाती है। अब शनि और केतु दोनों मान लीजिए 7वें भाव में युति बना ले, या लग्नेश और सेवेंथ लॉर्ड आपस में किसी भी तरीके से रिलेटेड ना हो, तो भी इन तीनों में से कोई भी नियम अगर अप्लाई हो जाए तो व्यक्ति का शादी की ओर रुझान नहीं होता है। इनमें से जब मल्टीपल युतियां, दृष्टि संबंध, लग्नेश, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड का संबंध, जितने भी संबंध मैंने बताए हैं, इनमें से जब ज्यादातर संबंध लग्न कुंडली में भी दिखे, नवांश में भी दिखे, तब यह कहना आसान हो जाता है कि इस कुंडली में डिनायल ऑफ मैरिज के योग दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे हम हमेशा बताते हैं कि जातक को यह जानकारी देने के पहले हर तरीके से सिचुएशन को समझ लेना चाहिए और जानकारी इन शब्दों में दी जानी चाहिए कि जातक तक सत्य पहुंच जाए, मगर वो जातक किसी तरीके के डिप्रेशन में ना जाए, उसको किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे। तो विवेक जी, ये कुछ चीजें हैं जो मैं आज शेयर करना चाह रहा था। जी। अब मैं म्यूट पे जाता हूँ, सॉरी आज मैंने काफी ज्यादा बात कर ली। आप हमें समझाइए अगर इसके अलावा और भी कुछ ऐसी युतियां हैं, कुछ ऐसे योग हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जन्म कुंडली में जिससे डिनायल ऑफ मैरिज समझाया जा सके। जैसा कि करण जी ने अभी आप सभी के सामने डिनायल ऑफ मैरिज का केस डिस्कस किया कि क्या-क्या युति होती हैं, क्या-क्या भाव होते हैं, कौन-कौन से ग्रह होते हैं जो डिनायल ऑफ मैरिज के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसी के क्रम में मैं आगे कहना चाहूँगा कि हर ग्रह की एक अपनी डिग्री होती है, वो उस डिग्री पे अच्छे फल देते हैं, कुछ ग्रह डिग्रियों पे खराब फल भी देते हैं। अब जैसे 7th हाउस के लॉर्ड की डिग्री कम हो या वो मृत अवस्था में हो, तो उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं बचती है कि वो आपकी 7th हाउस से संबंधित कार्यों का संचालन कर पाए। एक डिनायल ऑफ मैरिज के केस में ये चीज़ें भी होती हैं कि गोचर क्या चल रहा था। हो सकता है कि शादी करने वाली दशाएँ, ग्रह दशाएँ ही नहीं मिली हों या हमें वो जीवन में पहले मिल गईं और बाद में वो समय ही नहीं आ पाया, तो वो भी एक डिनायल ऑफ मैरिज के केस में काउंटेबल होता है। जिस तरह से इसमें देश काल परिस्थिति का भी नियम लागू होता है। बहुत सी जगह पे अर्ली इन एज में मैरिज हो जाती हैं, बहुत जगह पे बहुत लेट मैरिज होती है। ग्रह दशाएँ मिलना, अंतर्दशाएँ मिलना और उसी समय पे गोचर का मिलना और आपकी कुंडली के अंतर्गत विवाह का योग होना, ये तीनों ही चीज़ हमारी शादी होने के लिए कंपल्सरी होता है। केवल D1 चार्ट को देखकर ही यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि उक्त केस डिनायल ऑफ मैरिज का केस है। उसके लिए हमें D9 चार्ट का एनालाइज़ करना चाहिए, उसमें युति देखनी चाहिए। हो सकता है जो ग्रह यहाँ पे कारक डेबिलिटेड हो, वो D9 चार्ट में जाकर उच्च का हो जाए, जिससे वो डिनायल ऑफ मैरिज का केस हट जाए। एक रीज़न आता है डिनायल ऑफ मैरिज के केस में मांगलिक दोष। मंगल की पोजीशन भी कई बार डिनायल ऑफ मैरिज में काउंट हो जाती है कि लोग बहुत सारे जो मांगलिक हैं, मांगलिक दोष से पीड़ित हैं और उनका वो मांगलिक दोष नवांश में भी बन जाता है, तो उसमें भी डिनायल ऑफ मैरिज का केस बहुत देखने में मिल जाता है कई बार। एक केस आता है आपका सप्तम भाव पाप कर्त्री हो, उसके सप्तम भाव के दोनों ओर पाप ग्रह बैठे हों, तो उससे पाप कर्तरी हो जाता है और सप्तमेश का संबंध 6-8 12 से हो जाए या पीड़ित हो जाए और कारक भी पीड़ित हो जाए, तो वो भी डिनायल ऑफ मैरिज के केस में जाएगा।
धन्यवाद। थैंक यू विवेक जी। बाकी एपिसोड्स की तरह इसमें भी आपने बहुत क्लियरली, बहुत डिटेल में छोटी छोटी बातें बताई हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रिडिक्शन में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एक छोटा सा बैनर मैंने इस वीडियो में नीचे लगा दिया, इसको देख के एक समरी मिल जाती है कि डिनाइल ऑफ मैरिज के लिए कौन कौन सी चीज़ें कुंडली में चेक की जानी चाहिए। स्क्रीन पे आपके ज्योतिष यात्रा का नंबर स्क्रॉल हो रहा है। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। धन्यवाद।